नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआई में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो ना केवल यूपीएससी एग्जाम के लिए आवश्यक है, बल्कि स्टेट पीएससी के साथ साथ अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं, चाहे वो रेलवे के हों, एसएससी के हों, टीचिंग के हों, फोर्सेस के हों, उन सबकी करंट अफेयर को इसमें कवर किया जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप और भी करंट अफेयर को जानना चाहते हैं, तो आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआई के साथ। इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर अपना प्यार दीजिए, क्योंकि बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो आप जब भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो चैनल को इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इसको सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि ना केवल वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सके, फ्री एजुकेशनल इस प्लेटफॉर्म का फायदा मिले उन्हें, हमारा चैनल भी इसमें ग्रोथ कर सके और जिसको ओवरऑल सभी को फायदा हो। तो ये केवल ना केवल हम करंट अफेयर इसमें कवर करते हैं, बल्कि आपकी दैनिक समझ को विकसित करने की कोशिश करते हैं कि क्यों करंट अफेयर इस टाइम है चर्चा में और उसका पीछे लॉजिक क्या है। इन सबको समझने में भी आपको इसमें मदद मिलेगी। तो इसी तरह के और भी लाभ प्राप्त करने के लिए और भी नई नई खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। पहले हम देखेंगे आज के करंट अफेयर हैं क्या, उसके बाद करेंगे उनका एनालिसिस। तो जो मैंने सबसे पहले आज ये पिक लगा रखी है, तो ये है कॉफी की। ध्यान रखना कि इसमें आज करंट अफेयर में, इसलिए मैंने उसको आज इसमें जोड़ा है। तो ये कॉफी जब अपने यंग टाइम पे होती है वो इस तरह दिखती है, उसकी फलियां इस तरह दिखती हैं, पेड़ पे इस तरह लगाई दिखाई पड़ती है। उसके बाद में क्या होता है, ये आपको बाद में इस तरीके से इसके बीन्स मिलते हैं, उसको पीस कर कॉफी पाउडर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये अरेबिका किस्म की कॉफी की इसमें किस्म दिखाई गई है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन अरेबिका का ही होता है। तो आइए देखते हैं इसके करंट अफेयर क्या क्या है। भारत निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोक जनशक्ति पार्टी एलजीपी के जो अधिकारी चुनाव चिन्ह जो बंगला है उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि पार्टी के दोनों गुट, इसमें जो गुट बन गए थे उसमें कोई भी गुट बिहार के कुशेश्वर अस्थाना और तारापुर सीट के लिए होने वाली आगामी विधानसभा उपचुनाव में अब इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपसी कलह के चक्कर में अब ये निशान को किसी पार्टी को नहीं, पार्टी के जो गुट बनेंगे उसको नहीं मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश ने इस टाइम आपको पता है कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है, इसको देखते हुए उन्होंने अपने टूरिस्ट प्लेसेस को खोलने के लिए क्या किया है, विचार कर रही है। इसी के लिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश ने इनर लाइन परमिट को जो और संरक्षित क्षेत्र परमिट है उनको जो रोक लगा रखी थी उसको हटाने का फैसला लिया है। तो आज बात करेंगे इनर लाइन परमिट आखिर होते क्या है, अरुणाचल प्रदेश में क्या करने जा रहा है। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अलग थलग किए जा चुके अपने देश के मिसाइल कार्यक्रम की आलोचना करते हुए उसे चेतावनी भी दी है और उससे कहा भी है कि आप मेरे साथ दोहरा व्यवहार ना कीजिए। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर जितने भी हितधारक हैं उनको जागरूक बनाने के लिए और मिशन के तहत योजनाओं को अधिक पारदर्शी और अकाउंटेबल एंड जवाबदेही बनाने के लिए जल जीवन मिशन का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। तो आज हम बात करेंगे जल जीवन मिशन के बारे में। कनाडा द्वारा देश के मूल निवासी आवासीय स्कूलों, जो वहां पर रेजिडेंस स्कूल हैं, उनके परिवारों और समुदाय के मृत बच्चों और बचे हुए लोगों की स्मृति में 30 सितंबर को राष्ट्रीय सत्य एवं सुलह दिवस, नेशनल डे ऑफ ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन के रूप में घोषित किया है। देखेंगे आखिर में राष्ट्रीय सत्य सुलह दिवस है क्या और कनाडा में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस टाइम पे। इसके अलावा हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के बारे में, जो हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ असम के गुवाहाटी में लगभग 150 साल पुराने बंगले में ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र, ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर की स्थापना की गई। तो बात करेंगे इसके बारे में। तो आइए, अब जितनी हमने आज टॉपिक देखे हैं अब इनका करते हैं डिटेल में एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं और देखते हैं ये चर्चा में क्यों, इनके पीछे क्या लॉजिक है। क्योंकि अभी हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी है उसमें, जिसमें चिराग पासवान है, रामविलास पासवान के बेटे, उनकी और उनके दूसरे पक्ष में गुटों में लड़ाइयां हुई हैं, आपस में उनका बंटवारा हो चुका है। तो उनका जो चुनाव चिन्ह है, तो चुनाव चिन्ह उनका है ये बंगला। तो इसको आवंटन करने की बात की गई थी। तो अब चुनाव आयोग ने बोला कि चुनाव चिन्ह अब दोनों पार्टियां यूज नहीं कर पाएंगी आगामी जो विधानसभा उपचुनाव होना जा रहा है तारापुर और कुशेश्वर अस्थाना में। तो उसी को आज निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे। ये यूपीएससी के सामान्य अध्ययन 2 से लिंक टॉपिक है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण कैसे होता है, विवाद होता है, उनका निवारण कैसे होता है, कौन से तंत्र लगाए जाते हैं, उससे लिंक टॉपिक है। तो ये देखते हैं बात क्या है आज के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके चुनाव चिन्हों का जो आवंटन होता है वो चुनाव चिन्ह आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा उसको दिया जाता है, उस पर लोग लगाया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो वर्ष 2017 में भी ऐसे 2 मामले आए थे, जब समाजवादी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल था उसमें बंटवारा होने के बाद में था, उसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई, ये राम जो उनके अखिलेश एक तरफ थे, अखिलेश समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ थी शिवपाल यादव जो उनके चाचा, उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी। तो उन्होंने साइकिल के चुनाव चिन्ह को लेकर उन्होंने क्या किया था, चुनाव निर्वाचन आयोग के पास अर्जी लगाई थी। इसी तरह अन्ना द्रमुक जो इनका चुनाव चिन्ह 2 पत्ते हैं, उनके संबंध में पार्टियों का जब अंदर बंटवारा हुआ तो चुनाव चिन्ह के
लेने के लिए उनमें विवाद देखा गया था। तो ये कोई नई बात नहीं, इस बार ये लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद है। तो अभी देखें कि इन राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह कैसे मिलते हैं। तो निर्वाचन आयोग ने अपने गाइडलाइंस के अनुसार किसी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह का आवंटन करने हेतु निम्नलिखित प्रोसेस अपनाता है। वो करता क्या है, पहले आप नामांकन जब पत्र दाखिल करते समय राजनीतिक दल या उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के प्रतीक चिन्हों की सूची में 3 चुनाव प्रतीक चिन्ह उन्हें दिए जाते हैं कि उनमें से वो एक चुन लीजिए। उनमें से राजनीतिक दल या उम्मीदवार जो भी है, जो पहले पहुंच जाता है, यानी पहले आओ पहले पाओ, कम फर्स्ट गेट वाला यहाँ पे प्रावधान है, याद इसमें चुनाव चिन्ह दे दिए जाते हैं। किसी जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं उनके अगर विभाजन होता है, अगर उनको मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो पार्टी को आवंटित जो प्रतीक के चुनाव चिन्ह होते हैं उन पर किसको क्या मिलेगा, इसका निर्णय आखिर किसका होता है, निर्वाचन आयोग उस पर निर्णय लेता है किसको चुनाव चिन्ह मिलने चाहिए। तो आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग की इसमें शक्तियां क्या होती हैं। तो चुनाव चिन्ह चाहे आरक्षण वाले हो या आवंटन वाले, इनका आदेश 1968 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए कोई राजनीतिक दल क्या मान्यता दी जाए कि वो साथ ही साथ उनको कौन से प्रतीक चिन्ह जो है चुनाव चिन्ह वो आवंटित किए जाए, इनका अधिकार होता है। इनके आदेश के अनुच्छेद 15 के तहत बात की जाए तो निर्वाचन आयोग प्रतिद्वंदी समूहों अथवा किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के गुटों द्वारा पार्टी के नाम तथा प्रतीक चिन्ह संबंधी दावों के मामले पर निर्णय ले सकता है। अगर पार्टी में गुटबाजी हो जाती है, अलग अलग गुट कहते हैं हमें यही चुनाव चिन्ह चाहिए पुराना वाला, उसका निर्णय भी कौन लेता है, चुनाव चिन्ह, इन सबका निर्णय निर्वाचन आयोग लेता है। तो निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के किसी विवाद अथवा जब कोई विलय होता है उसका निर्णय लेने के लिए एकमात्र अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अली तथा अन्य बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग के मामले में 1971 में इनकी वैधता को बरकरार रखा है। तो इससे मामला कौन सा, सादिक अली बनाम अन्य मामले में इसकी बात कही जा चुकी है। तो आइए देखते हैं चुनाव चिन्ह होते कितने प्रकार के हैं। तो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017 के अनुसार राजनीतिक दलों के प्रतीक चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो रिजर्व होते हैं या स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरीके से अगर रिजर्व की बात की जाए तो देश में 8 राष्ट्रीय पार्टियां, जिसमें कांग्रेस है, बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस वगैरह ये, और 64 राज्यों के दल हैं, उनको क्या किया गया है, आरक्षित प्रतीक चिन्ह दे दिए गए हैं। किसी का जैसे उसमें किसी का तीर कमान है, धनुष है, ऐसे वाले। और स्वतंत्र क्या होता है, निर्वाचन आयोग के पास लगभग 200 स्वतंत्र प्रतीक चिन्ह का एक कोष है, भंडारण है, जिनसे चुनाव जब होते हैं उनसे पहले अगर उन्हें लगता है कई गैर मान्यता प्राप्त अगर दल आ गए हैं तो उनको वो चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाते हैं। तो अगर पार्टी का विभाजन होने पर चुनाव चिन्ह संबंधी विवाद में निर्वाचन आयोग को क्या क्या शक्तियां मिल रखी हैं। तो विधायिका के बाहर किसी भी राजनीतिक दल का अगर विभाजन होता है तो निर्वाचन प्रतीक, उनके आरक्षण का, उनके आवंटन का आदेश 1968 के पैरा 15 में इसकी डिटेल में कहा गया है। इसमें ये बात कही गई है कि निर्वाचन आयोग जब इस बात पर संतुष्ट हो जाता है कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 2 या 2 से अधिक वर्ग हो गए हैं, समूह विखंडित हो गया है, तो प्रत्येक जो वर्ग है, समूह है, उस राजनीतिक दल का दावा करता है और उसे लगता है कि नहीं, जो पुराना नाम उसे मिलना चाहिए, चुनाव चिन्ह उसे मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग को इनमें से किसी एक वर्ग या समूह को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने, तो इनमें से किसी को मान्यता नहीं देने संबंधी निर्णय लेने की शक्तियां हैं। वो चाहे तो मान्यता दे सकता है, चाहे किसी को ना दे। और आयोग निर्णय इन सभी प्रतिद्वंदी वर्गों या समूह के लिए बाध्यकारी होगा। एक बार जब निर्वाचन आयोग को डिसीजन दे देगा, उस डिसीजन के लिए मानना उन सबके लिए बाध्यकारी हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि वर्ष 1968 से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव आचरण नियम 1961 के तहत अधिसूचना और कार्रवाई आदेश जारी करने ये दिए जाते थे। इसके बाद ये चेंज हो गया है, तो ध्यान रखना। निर्वाचन आयोग जो चाहेगा उसको नाम, पार्टी को नाम दे देगा, जिसे चाहेगा उसको चुनाव चिन्ह दे देगा। इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। आइए बात करते हैं इनर लाइन परमिट की, क्योंकि इसको देने की घोषणा अरुणाचल प्रदेश ने बोल दिया है कि वो इनर लाइन परमिट देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो चाह रहा है टूरिस्ट प्लेस खुले। तो ये सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनसे संबंधित जो विषय हैं उनसे लिंक टॉपिक है। तो इनर लाइन परमिट पहले ये देख लो कौन कौन से राज्य जारी करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, ये 3 ने ध्यान रखना। पूर्वोत्तर का जो राज्य है मणिपुर, वहां पे इनर लाइन परमिट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप यह ध्यान रखना, ये आपका जीके फैक्ट आएगा कि 4 नाम देंगे, इनमें से कौन सा राज्य इनर लाइन परमिट जारी नहीं करता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम करता है, मणिपुर उसमें इनर लाइन परमिट नहीं जारी करता। तो देखते हैं आखिर इनर लाइन परमिट कौन सी बला है। तो इनर लाइन परमिट क्या होता है, ऐसे लोग जो उस राज्य के निवासी नहीं है और उस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में जाना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं और यहाँ पे ठहरना चाहते हैं उस राज्य के अंदर, उसके लिए उनको एक परमिशन चाहिए होती है, जिसको ही इनर लाइन परमिट कहा जाता है। ये वर्तमान में मैंने बता दिया अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में है, मणिपुर उसमें नहीं शामिल है। इनर लाइन परमिट के द्वारा किसी गैर मूल निवासी को राज्य में ठहरने के लिए कितनी अवधि तक रहेगा, कब तक घूमेगा, इसलिए इसका निर्धारण किया जाता है। इसके द्वारा इसको संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन व्यक्तिगत रूप से आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं।
ये इनर लाइन परमिट केवल घरेलू पर्यटकों को ध्यान रखना, इसमें विदेशी जो लोग आएंगे उनके लिए, केवल जो देश के लोग हैं उनके लिए जारी किया जाता है। ये फैक्चुअल बात, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनर लाइन परमिट केवल देश के ही नागरिकों को जारी किया जाता है, विदेशी लोगों को जारी नहीं किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इनर लाइन परमिट का जो अगर हम इतिहास देखें तो ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट अर्थात बीईएफआर, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन को 1873 में इसका विस्तार किया गया था। इसमें अंग्रेजों द्वारा कुछ खासकर जो कुछ क्षेत्र निर्दिष्ट किए गए थे उनमें लोगों को प्रवेश रोक लगाने के लिए इसको जारी किया गया था। अंग्रेजों द्वारा जो पूर्वोत्तर भारत था उस पर कब्जा उन्होंने किया। उसके बाद में जब कब्जा हो गया था तो यहाँ के आर्थिक लाभ लेने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र के संसाधनों का शोषण स्टार्ट किया, उनका दोहन स्टार्ट किया, और उनको दोहन के लिए बाहर के लोग इसमें ना कब्जा कर पाए, इसलिए उन्होंने इनर लाइन परमिट जारी की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय बागान लगाए और वहाँ पे तेल उद्योग भी स्टार्ट किए थे। तो पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ पे जो स्थानीय जनजातियां जो निवास कर रही थी, तो नियमित रूप से वहाँ रह रही थी, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित चाय बागानों, तेल के कुओं और जो व्यापारिक चौकियां थी उन पर लूटपाट की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे। इसलिए ये नियम ब्रिटिश शासन के हितों की सुरक्षा हेतु कुछ राज्यों में ब्रिटिश प्रजा अर्थात भारतीयों को इन क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए बनाए गए थे कि भारत इसमें व्यापार ना कर पाए, लोग इसमें ना घुस पाए। और इसी संदर्भ में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 लागू किया गया था। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आर्थिक लाभ लेने के लिए देश के नागरिकों को अंग्रेजी में उसे नहीं देना चाहते थे, इसलिए इनको जारी किया जाता था। अब क्या हो रहा है, यहाँ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो संसाधन है उनको सुरक्षा देने के लिए और जनजातियों को सुरक्षा देने के लिए अब ये राज्य अब इनर लाइन परमिट जारी करते हैं। आइए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, क्योंकि हाल ही में उत्तर कोरिया ने उसको चेतावनी दी है कि आप उन पे दोहरा उनका व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ सही नहीं कर रहे हैं। अगर टॉपिक का लिंक देखें, जितने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके मंच हैं, उनकी संरचना कैसे, उससे लिंक है। तो ये किम जोंग उन है, इन्होंने चेतावनी दी है, क्योंकि अभी देखिए मामला क्या हुआ था। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चेतावनी देते हुए बात कही है कि ये परिषद है उसके द्वारा उत्तर कोरिया की संप्रभुता का अतिक्रमण किया गया। उनके निर्णय लेने के लिए उनको नहीं अगर बात किया गया कि आप निर्णय नहीं ले सकते हो तो भविष्य में उसको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सब सीधा सीधा उन्होंने कार्रवाई की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर उन्होंने हमला किया है, उत्तर कोरिया के प्रमुख ने, किम जोंग उन ने। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र निकाय पर दोहरे व्यवहार के मानक अपनाने का आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि सुरक्षा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसने अमेरिका और उनके सहयोगी देशों द्वारा जैसे वो हथियार अपने इकट्ठे कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, तो वो उन्हें करने दे रहे हैं। जो हम कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर क्या कर रहा है, उसी हम पे क्या कर रहा है कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि दोहरा व्यवहार वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इन पर दोहरा व्यवहार अगर किया गया तो आगामी वर्षों में उसके जो ये परिणाम होंगे वो भी देखने के लिए तैयार रहे। और हम बैकग्राउंड की बात करें तो 6 महीने के अंतराल अब हुआ है, उसके बाद में उत्तर कोरिया ने सितंबर में फिर से अपना मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया है और कई नई मिसाइलों सहित दक्षिण कोरिया और जापान तक मार करने में सक्षम परमाणु हथियारों को विकसित करने ये लगा हुआ है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने रोक लगाई थी, तो अब उसको उन्होंने चेतावनी फिर उत्तर कोरिया ने दी। अगर प्रेजेंट टाइम का सीन देखें तो उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों को परमाणु हथियारों से लैस किया जा रहा है। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों के तहत उत्तर कोरिया के लिए किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंध कर दिया गया था, लेकिन वो शामिल हो रहा है तो उसके लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को रोक लगा रहा है। और उत्तर कोरिया क्योंकि गैर जिम्मेदार राष्ट्र है तो हो सकता है वो कभी किसी को मिसाइल डाल दे तो वो पूरी मानव सभ्यता के लिए गलत होगा। तो इसी को देखते हुए ये किया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रोक लगा रही है, लेकिन वो कह रहा है कि आप हमारे साथ दोहरा बर्ताव कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो आइए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। तो क्यों है क्या और इसको क्या शक्ति मिल गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निर्माण हुआ है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना की गई, जिसमें ये एक है। चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद को निर्णय लेने की शक्ति दी गई है और इसके निर्णय जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनके ऊपर बाध्यकारी ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो निर्णय होते हैं और उसमें जितने मेंबर हैं जो निर्णय ले लिए उन सभी के ऊपर ये बाध्यकारी हो जाते हैं। इनके अंतर्गत स्थायी और गैर स्थायी सदस्य इसमें होते हैं। तो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 सदस्य ऐसे हैं जो परमानेंट हैं और 5 सदस्य ऐसे हैं जो परमानेंट हैं और 10 सदस्य ऐसे हैं जो परमानेंट नहीं बल्कि उनका चुनाव बारी बारी से होता है। तो 5 जो परमानेंट सदस्य हैं उनका नाम याद रखने के लिए अब ये फैक्ट याद रखिएगा, आर का फेस या रसिया का फेस, कोई भी चाहे आप इसमें से याद रख सकते हैं। तो आर का फेस का इसमें फुल फॉर्म ये होगी, आर से रसिया, एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ठीक है, और ई से इंग्लैंड। तो ये 5 राज्य परमानेंट है, आर का फेस या रसिया का फेस, ऐसे आप याद ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल क्या होता है, 2 वर्षों के कार्यकाल हेतु 5 स्थायी सदस्यों में से उनका चुनाव किया जाता है। यानी 5 अभी हैं, 5 और चुन लिए जाते हैं और 5 अस्थायी रहते हैं। तो इसके अंदर देखें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या क्या सुधार होते हैं।
तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 प्रमुख मुद्दों पर सुधार प्रस्ताव किए जाते हैं, जैसे सदस्यों की श्रेणियां कौन सी बननी चाहिए, 5 स्थायी सदस्य हैं उनको प्राप्त वीटो का जो प्रश्न आता है कि क्या इन्हीं को मिलना चाहिए आगे हो, या फिर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करे, जो परिषद है उसका आकार कितना विस्तार किया जाए, उसकी कार्यप्रणाली कैसी है, उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र महासभा के मध्य संबंध क्या होंगे, इन सब के बारे में निर्णय इसके द्वारा ही दिए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं सामान्य अध्ययन 3 से लिंक टॉपिक के बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में, क्योंकि जल जीवन मिशन का अभी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर को। तो ये टॉपिक लिंक है पर्यावरण के संरक्षण, प्रदूषण, क्षरण और पर्यावरण प्रभाव आकलन से। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय जल जीवन कोष की भी शुरुआत इसमें की है, जिससे कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी वो व्यक्ति हो, संस्था हो, निगम हो, कोई भी परोपकारी चीज हो, तो वो क्या हो, भारत में रहने वाले हो, विदेश में रहने वाले हो, वो भारत के प्रत्येक ग्रामीण के घर, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रम शालाएं हैं या फिर अन्य सार्वजनिक संस्थानों पर नल से जल जो पहुंचाने का जो कार्यक्रम है उसमें मदद पहुंचाना चाहते हैं, कुछ दान करना चाहते हैं, तो वो भी राष्ट्रीय जल जीवन कोष के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। तो जल जीवन मिशन क्या है, इसकी शुरुआत इसको अब 2024 तक ही टारगेट किया गया है। तो जितने भी ग्रामीण घर हैं उन सभी में ऐसे नल कनेक्शन देने हैं जो कार्यरत हों, जैसे इनका मतलब फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन दिए जाएं, जिससे क्या हो, लोगों को लगातार पानी पहुंचे और पर व्यक्ति पर डे 55 लीटर जल की आपूर्ति हो सके। ध्यान रखना, इसमें 55 लीटर की बात कही गई है। इस अभियान को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसमें क्या है, पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड बाई 2024, इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट एट लोकल लेवल, coverage with other center and state government schemes, creation of local infrastructure and reuse or water waste water in agriculture। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कार्य शामिल है वो मैंने बता दिया इसको डिटेल में। इसमें क्या हुआ, जितना भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी गुणवत्ता प्रभावित हुई है, या फिर सूखा वाले क्षेत्र हैं, या फिर रेगिस्तान वाले क्षेत्र हैं, ऐसे गांव, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गांव, इन सभी में क्या होगा, ऐसे वाटर टैप कनेक्शन दिए जाएंगे जो कार्य करें, उनमें पानी आए या नहीं, ये नहीं है केवल वहां पे क्या हो कि सिर्फ पाइप लगा दिए जाए, पाइप लगाने के साथ साथ उसमें क्या हो, उसमें पानी भी आए। स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, जितने कल्याणकारी केंद्र हैं, सामुदायिक भवन है, इन सब में भी पानी पहुंचाया जाएगा। जल की गुणवत्ता का समस्या वाले क्षेत्रों में क्या होगा, उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की सहायता लेकर उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसके कार्यान्वयन की अगर बात की जाए तो जल जीवन मिशन जल के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके तहत मिशन में प्रमुख जो घटक के रूप में क्या है, जल के बारे में लोगों को प्रॉपर जानकारी देना कि जल कितना आवश्यक है, उसको शुद्ध रखा जाए, उसको प्रदूषित होने बचाया जाए। इसमें शिक्षा भी शामिल की जाएगी, उसके साथ संवाद भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ इस मिशन का उद्देश्य जल के लिए एक जन आंदोलन तैयार करना है, जिससे क्या हो, सभी की प्राथमिकता में जल को शुद्ध रखना, उसका एफिशिएंट यूज करना शामिल हो जाए। इस मिशन के तहत केंद्र और राज्यों द्वारा और हिमालयी पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 90 और 10 के अनुपात में यहाँ पे मतलब कि जितने भी केंद्र राज्य हैं 50-50, अगर 100 रुपये खर्चा आएगा तो 50 रुपये केंद्र देगा, 50 रुपये राज्य सरकार देगी। अगर हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं तो उसमें 90% केंद्र देगा और 10% कौन देगा, राज्य सरकार देगी। लेकिन जब जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर 100% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। अब तक अगर बात की जाए हुआ क्या है, तो लगभग 7,72,000 यानी 76% स्कूलों में और 7,48,000 यानी कि 67.5% आंगनवाड़ी केंद्रों में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। इसकी अचीवमेंट है। आइए कुछ देखते हैं बाहरी देशों के बारे में क्या हो रहा है। तो नेशनल डे फॉर ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन अर्थात राष्ट्रीय सत्य एवं सुलह दिवस कनाडा में मनाया गया था। तो ये किस लिए मनाया गया था, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो बातें चौंक जाएंगे आप, आखिर है क्या। तो कनाडा द्वारा देश के मूल जो निवासी जो वहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल हैं, परिवारों और समुदाय के जो मृत बच्चे उसमें पाए गए हैं, बचे हुए लोगों बच्चे हैं, उनकी स्मृति में 30 सितंबर को ये दिवस मनाने की घोषणा की गई है। इस अवकाश का उद्देश्य क्या है, जो वहाँ पर इंडिजिनियस चिल्ड्रन है, वहाँ पर रहने वाले बच्चे हैं, उनके इतिहास और उनकी पीड़ा के बारे में सभी नागरिकों को जानकारी देना है। तो इसमें आप देख रहे हैं सभी क्या है, ऑरेंज कलर के टी शर्ट पहनते हैं। तो ये ऑरेंज टी शर्ट डे के नाम से भी जाना जाता था। तो फिर क्वेश्चन ये आए कि ऑरेंज टी शर्ट डे कहाँ मनाया जाता है, तो ये कनाडा मनाया जाता है, 30 सितंबर को मनाया जाता है। ये यहाँ के जो बच्चे थे, लोकल थे, उनको संस्कृति और स्वतंत्रता से वंचित किए जाने को उजागर किया गया। तो क्या हुआ, यहाँ की जो लोकल स्वतंत्रता थी, संस्कृति थी, उनको खत्म करने के लिए उनको वहां पे मारा गया था। उसी की स्मृति में या उनके याद में ये ऑरेंज टी शर्ट डे बनाया गया है कनाडा में। इसका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो इसी साल 2021 शुरुआत में क्या हुआ था, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के कमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में 215 बच्चे थे जिनको ऐसे उनकी कब्रें ढूंढी गई, जिनमें बच्चों के शव मिले 215, जो वहाँ के लोकल बच्चे थे। तो इस घटना ने क्या किया था, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैला दिया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको सामूहिक रूप से इन सामूहिक कब्रों की
जानकारी पूरी देश में अब देखा गया कि कहीं और भी चेक करें तो ये स्कूल है इसकी बात की जा रही है, इसमें क्या हुआ था, 215 बच्चों की खबरें निकली थी। तो इसलिए इन्होंने ये चीज़ मनाने की, इन्होंने कनाडा के लिए 17 आयोग ने इसके बाद यहाँ ये निष्कर्ष ये निकाला था। इस प्रकार के आवासीय विद्यालय थे, उन्होंने क्या हुआ था वहाँ पे आदिवासी समुदाय के जो लोग थे उनको अलग करने के लिए, उनके अस्तित्व को खत्म करने के उद्देश्य से, उनकी संस्कृति उनकी भाषाओं को नष्ट करने के लिए और उनकी जीवन शैली को खत्म करने के लिए, और जो बाहर के लोग थे वो चाह रहे थे उनकी जीवन शैली को आत्मसात करें और उनको विवश किया गया, और व्यवस्थित रूप से किया गया सरकार द्वारा, जो पुरानी थी उनको क्या गया, यहाँ पे इनको दबाया गया, मारा गया। तो उस आयोग ने इन स्कूलों के संचालन उद्देश्य को सांस्कृतिक नरसंहार के रूप में उन्होंने घोषित किया हुआ है। उसके बाद में मृत छात्रों और व्यक्तियों की स्मृति में कार्रवाई की मांग करते हुए कॉल टू एक्शन की गई। फिर कनाडा की संसद ने कानूनी रूप से इस दिन को संघीय अवकाश घोषित करने की मंजूरी दी, और उनको क्या मिल सके, उनको उनके लिए सांत्वना हो सके, लोग उनको याद करें, इसके बारे में बात घोषणा की गई है। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि जितनी भी कॉफी की बीन्स हैं यानी फलियां हैं, उनके उगाने वाले जो किसान हैं उनकी दुर्दशा को समझा जाए और इस सुगंधित पेय के प्रति अपना प्यार इजहार किया जाए। तो इन चीज़ों को इसमें फोकस किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस में। सबसे पहले इसको जापान में मनाया गया था, इसके बाद आधिकारिक तौर पर वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया। इस अगर दिन का महत्व देखें तो 1963 में लंदन में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने पहली बार 1 अक्टूबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस घोषित किया है। तब से पूरी दुनिया मनाया जाने लगा है। तो भारत में अगर कॉफी की हम थोड़ा डिटेल देखें, भारत में कॉफी क्या किस तरह है, तो यहाँ पर देखें तो भारत में लगभग 9,830 लाख डॉलर की यहाँ पे कॉफी का निर्यात किया उत्पादन होता है। भारत में रोबस्टा और अरेबिका 2 टाइप की कॉफी उगाई जाती है। रोबस्टा और अरेबिका, ये ध्यान रखना, ये कॉफी की किस्में अक्सर क्वेश्चन आता है, रोबस्टा और अरेबिका है क्या। अगर भारत में देखेंगे कॉफी की मेन क्षेत्र कौन से हैं, तो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक में होती है, फिर केरला तमिलनाडु में होती है। उसके अलावा जो तटीय प्रदेश राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी कॉफी की उपज हो जाती है। तो जो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु हैं, इनमें ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग होती है, बाकी बचे क्षेत्रों में नॉन ट्रेडिशनल कॉफी की ग्रोइंग होती है। आइए बात करते हैं ब्रह्मपुत्र विरासत केंद्र के बारे में। तो असम के गुवाहाटी में लगभग 150 साल पुराने बंगले में ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र अर्थात ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन देश के जो इस टाइम के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा की गई है। ये जो बंगला है ये 17वीं सदी थी, वहाँ पर जो अहोम शासक थे, ध्यान रखना कि जो असम में शासक थे उनका नाम था अहोम शासक, उनके सैन्य कार्यालय यहाँ पे था। अब उसी को यहाँ पे हेरिटेज सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसे बड़ फुकनार टीला भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बड़ फुकन की पहाड़ी। तो बड़ फुकन अहोम राजा वहाँ के जो प्रताप सिम्हा थे, या जिन्हें सुसेंगवा भी कहा जाता है, 1603-1641 के बीच में उनके द्वारा सर्जित गवर्नर जनरल के समकक्ष एक पद था ये बड़ फुकन। ब्रह्मपुत्र के नजदीक स्थित इस पहाड़ी का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथों में मदरांचल के रूप में किया गया है। इस स्थान में मार्च 1671 में जो अहोम सेनापति हैं लचित बड़फुकन, तो ध्यान रखना बड़फुकन का मतलब होता है गवर्नर जनरल, जिसको किसने दिया था, राजा प्रताप सिंह ने, सिम्मा ने सॉरी, ने सराय घाट की लड़ाई शुरू की थी, जिसमें उसने मुगलों को बुरी तरह पराजित किया था। सराय घाट को नदी की अभी तक जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई नदी के अंदर, उसमें सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई के रूप में जाना था। कौन सी लड़ाई को? सराय घाट की लड़ाई को 1671 में लड़ी गई थी। किसने लड़ी थी? अहोम सेनापति लचित बड़फुकन ने ये जो लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये आप ध्यान रखना कि इन्होंने 17 बार मुगल राजाओं को हराया था, अहोम राजाओं ने मुगल शासकों को। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके गौरवान्वित होने के लिए, अपनी प्राचीन संस्कृति को जानने के लिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज के जितने भी करंट अफेयर हैं उनका एनालिसिस हुआ वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप इसमें अपना इनबॉक्स में अपना ईमेल अकाउंट है उसको बता दीजिए, उसका एड्रेस उसमें आपको सेंड कर दिया जाएगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत तो आप उसे लिखिए, नहीं तो आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकाश अध्याय के साथ। मिलते हैं अगले नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।